हैप्पी यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे ख्याल से मैं आपको ये सारी यूनिट्स पढ़ा चुका हूँ, है ना। अच्छा जी, अभी हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल। मैंने न्यूमेरिकल एमसीक्यू करवाए थे ना, यूनिट कन्वर्जन वाले। परसेंटेज से मोलारिटी में जाना और डेंसिटी से मोलारिटी में जाना हो, ज़्यादातर ये भी आते हैं। बफर्स या बफर सॉल्यूशन, those solutions which, सॉल्यूशन मतलब या मिक्सचर, क्योंकि सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, which resist the change in their pH value when small amount, गौर कीजिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडिड आपको एक दावतनामा आया अफ्तारी का, बिल्कुल ज़रूर देंगे। अब आप अफ्तारी के लिए पहुंचे और आपने रोज़ा अफ्तार तो कर लिया। उसके बाद मेन खाना जब आया तो आपने देखा पकौड़े भी हैं, समोसे भी हैं, आपने देखा कि रोस्ट भी है, बिरयानी भी है, कोरमा भी है। आपने पेट को अपना नहीं समझा और आपने सब कुछ अपने पेट में उतार लिया। अब चूंकि ये सब फ्राइड या ऑयली चीज़ें हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा ऑयल मौजूद है और ऑयल है फैटी एसिड, जबकि हमारी बॉडी जो है वो बेसिक है, क्योंकि हमारे ब्लड की पीएच कितनी है, 7.35, यानी कि 7.4 स्लाइटली बेसिक। यही वजह है कि जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो या तो बेसिक होती हैं या न्यूट्रल पीएच होती हैं। एसिडिक बहुत कम है और वो फिर लेस क्वांटिटी में लेनी होती है, जैसे कैल्सी एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो एसिडिक है। विटामिन सी एसिडिक है, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का फॉर्मूला, आप एक क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो तमाम मेडिसिन इसलिए कड़वी होती हैं ज़्यादातर, यानी जो है वो वजह बेसिक होती है। हमारे ब्लड की पीएच भी क्या बेसिक। अब चूंकि आपने इतना सारा ऑयली फैटी एसिड यानी अपने पेट में उतार लिया था, तो रात में आपको एसिडिटी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली इंडिकेटर है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है ना वो भी एक तरह का बफर है। और जब मैंने कहा है कि भाई क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस से उसकी पीएच पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा आपने अफ्तारी जब फ्री की देखी तो आपने थोड़ी स्मॉल अमाउंट में फैटी एसिड अपने पेट में उतारा था, आपने तो लार्ज अमाउंट में फैटी एसिड यानी ऑयली चीज़ें स्टमक में डाल दी हैं। अब ब्लड यानी हमारी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि इसका कुछ कर लो। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर बॉडी रिएक्ट करेगी।
फिर बेटा वॉमिटिंग और डायरिया दोनों तरीके से बाहर आएगा, क्योंकि बॉडी को तो ब्लड की पीएच को मेंटेन रखना है, क्योंकि इजाज़त है लेकिन कितनी स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करने की। इसलिए दवाई भी, मेडिसिन भी एक खास क्वांटिटी, और वो भी वेट के हिसाब से, क्योंकि वेट के हिसाब से बॉडी में ब्लड होता है, उसी हिसाब से फिर दी जाती है कि वेट के हिसाब से देखना होता है कि कितनी मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉटल एक साथ ही बस कहो चलो जी कोई बात नहीं एक साथ ही ठीक होंगे। तो बेटा ये ब्लड जो है इट ऑल्सो एक्ट एज बफर, और ह्यूमन ब्लड इज ए बेसिक बफर। ह्यूमन ब्लड क्या है? बेसिक बफर है। बात समझ आ रही है सबको? तो बफर वो होते हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं, पीएच को चेंज नहीं होने देते। यहाँ अब आप क्या करते हैं, उसका इलाज यही था कि वीक बेस का सॉल्यूशन इनो हाजमोला, वीक बेस का सॉल्यूशन है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन है। वो क्या करेंगे, ब्लड में मौजूद या स्टमक में मौजूद जो फैटी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि बात आगे तक ना पहुंचे। बफर दो तरह के होते हैं, इनको हम बफर मिक्सचर भी कहेंगे क्योंकि बफर इज ए मिक्सचर। एक होते हैं एसिडिक बफर और एक होते हैं बेसिक बफर। एसिडिक बफर होते हैं जब आप किसी भी वीक एसिड की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करें, कंप्लीटली नहीं, पार्शियल। किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से। इसका मतलब यह है कि वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनेगा। क्या मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड ये सब लिखवा दिए थे ना? बिल्कुल लिखवाए थे, क्योंकि मुझे इसी टॉपिक के लिए नीड थी। मैंने अंडरलाइन करवाए थे 3 एसिड स्ट्रॉन्ग, 3 बेस स्ट्रॉन्ग, H2SO4, HNO3 और HCl और NaOH, KOH और BaOH2। तो स्ट्रॉन्ग बेस का कौन सा आयन है जो सॉल्ट बनाएगा? Ba, Na या K। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि अभी भी वीक एसिड बचा हुआ होगा, और उसी वीक एसिड का सॉल्ट भी बना हुआ होगा, लेकिन वो सॉल्ट किसके साथ बना हुआ होगा? उसमें इनमें से कोई एक आयन होगा उस सॉल्ट में। ये दोनों बातें बफर, एसिडिक बफर मिक्सचर को जाहिर करती हैं कि जब भी आप किसी वीक एसिड को पार्शियली न्यूट्रलाइज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस से, का मतलब है कि अभी वीक एसिड बचा हुआ है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब वीक एसिड बचा हुआ है, और उस वीक एसिड का सॉल्ट भी बन चुका है। किसके साथ बन चुका है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बन चुका है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। वीक एसिड है CH3COOH और इसी वीक एसिड का सॉल्ट है CH3COONA। अब आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का आयन मौजूद है, Na, K या फिर Ba, इनमें से कोई भी होना चाहिए। ये मिक्सचर जो है जब आयनाइज होगा तो इसमें एसीटेट के 2 आयन्स होंगे, H+ का आयन है जिसकी वजह से ये बफर एसिडिक है, और Na का आयन है। मैं अब आपको बफर के एक्शन समझाने लगा हूं। जब आप इस बफर में एक एसिड ऐड करेंगे तो जो एसिड है वो H+ रिलीज करता है। वो H+ इससे मिलकर वही एसिड बना लेगा
जिससे ये बफर बना है, तो पीएच पे फर्क ही नहीं पड़ा। एक्चुअली हुआ क्या, बफर में आपने एसिड डाला, वो एसिड गायब हो गया। उस एसिड को कौन खा गया, एसिड के H+ आयन को कौन खा गया, एसीटेट के आयन खा गए, और इन्होंने वही एसिड बना दिया जिससे बफर बना है। पीएच पे फर्क नहीं आएगा। अगर आपने बफर में बेस ऐड किया तो बेस कौन सा आयन छोड़ेगा, OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन H से मिलकर क्या बनाएगा, तो पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि H2O न्यूट्रल है, पीएच चेंज नहीं होगी। लेकिन ऐसा तब तक होगा जब तक ये वाले आयन और ये वाले आयन बचे हुए होंगे। इसीलिए तो लिखा है स्मॉल अमाउंट में एसिड। ये नहीं है कि आप एसिड ऐड करते जा रहे और एक वक्त है पीएच चेंज होगी, आप कहेंगे तो पीएच चेंज होगी। ये तो बफर नहीं है। बफर में स्मॉल अमाउंट में एसिड है, बेस ऐड करेंगे। अगर जितना एसिड आप ऐड करें उसके बाद पीएच चेंज होगी, वो बफर कैपेसिटी कहलाती है। आपने फर्स्ट ईयर थ्योरी में पढ़ा था एक है बफर एक्शन, वो मैंने अभी आपको बताया बफर एक्शन क्या होता है, कि बफर कैसे एक्शन दिखाता है। एसिडिक बफर में बफर एक्शन क्या है, एसिड किससे मिलता है, बेस किससे मिलता है। बफर कैपेसिटी क्या है, कि जब ये वाले आयन खत्म होने लगेंगे बफर कैपेसिटी खत्म, इट इज बफर कैपेसिटी। उसके बाद पीएच भी चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होगा, जब आप किसी भी वीक बेस को क्या करेंगे, पार्शियली न्यूट्रलाइज करेंगे। किससे न्यूट्रलाइज करेंगे, पार्शियली स्ट्रॉन्ग एसिड से। इसका मतलब उसके सॉल्ट में HCl का Cl, H2SO4 का SO4, HNO3 का NO3 आयन होगा। यानी अभी आपके पास वीक बेस बचा हुआ होगा और उस वीक बेस का सॉल्ट बना हुआ होगा, लेकिन ये वीक बेस का सॉल्ट किसके साथ बना हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। वीक बेस है NH4OH फॉर एग्जांपल, इसी वीक बेस का एसिड है NH4Cl। देख लें इसमें Cl स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है। अब ये बफर मिक्सचर जब आयनाइज होगा तो इसमें अमोनियम का आयन 2 है, एक OH नेगेटिव आयन है और एक Cl नेगेटिव आयन है। अब देखते हैं बफर एक्शन। इस बफर में एसिड ऐड किया, एसिड कौन सा आयन छोड़ेगा, H+। वो H+ OH से मिलकर क्या बनाएगा, H2O। और अगर इस बफर में हमने बेस ऐड कर दिया, बेस का मतलब OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन NH4 से मिलकर क्या बनाएगा, वही NH4OH जिससे ये बफर बना है। पीएच में फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा बफर एक्शन पता होने चाहिए कि कौन कौन किससे कंबाइन होगा। बफर कैपेसिटी क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। बफर कितने तरह के ये भी हो गया। एसिडिक बफर की पीएच मेंटेन रहेगी बिलो 7 या अबव 7। एसिडिक बफर की पीएच क्या मेंटेन रहेगी, बिलो 7 या अबव 7, बिलो 7। और बेसिक बफर की पीएच मेंटेन्ड होगी अबव 7। नोट कर लें।
ये लाइन भी लिखी होगी मेरे ख्याल से ह्यूमन ब्लड वाली। जी ये वाली एसिडिक बेसिक देखें, वो कह रहे हैं वीक बेस पार्शियली न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा वीक बेस बचा हुआ है, और वो वीक बेस न्यूट्रलाइज किससे हो रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड से। इसका मतलब है जो सॉल्ट बन रहा होगा वो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई ना कोई आयन होगा। वीक बेस है और वीक बेस का सॉल्ट है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है, और जब ये आयनाइज होगा तो दो आयन कॉमन होंगे और एक OH नेगेटिव आयन और एक Cl। OH की वजह से तो ये बेसिक बफर है। अब इसी का उलट है यहाँ पर कि वीक एसिड पार्शियली न्यूट्रलाइज हो रहा है। वीक एसिड पार्शियली न्यूट्रलाइज होने का मतलब है कि वीक एसिड बचा हुआ भी है, और वो किसके साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब है जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा। तो वीक एसिड और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस का आयन मौजूद है, और जब ये आयनाइज होगा तो इसमें दो कॉमन आयन होंगे H+, जिसकी वजह से ये एसिडिक बफर है, और Na। क्लियर? यानी बफर मिक्सचर जो है वो इन दोनों का है, वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ। एसिडिक बफर मिक्सचर है किसका? वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ। रिमूव कर दूं बेटा? जी हमने रोल्स लॉ मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा था ना? ये भी रिमूव कर दूं?
एक क्लोज कंटेनर में एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है ए। वॉलेटाइल का मतलब है वो इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट हो रहा है तो ऊपर क्या मौजूद होंगे? वेपर्स मौजूद होंगे। इसमें सिर्फ प्योर ए मौजूद है, प्योर सॉल्वेंट, और कुछ नहीं। तो जो ऊपर वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर। अच्छा, एक और क्लोज कंटेनर है, उसमें इसी सॉल्वेंट का मिक्सचर बना दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ, यानी इसमें सॉल्वेंट ए भी है प्लस इसमें सॉल्यूट बी है, और बी जो है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल। बी इवेपोरेट नहीं हो रहा, ए सिर्फ इवेपोरेट हो रहा है। ए के मॉलिक्यूल्स को मैं ब्लैक यानी डार्क कर देता हूं। बी के मॉलिक्यूल्स ये हैं। सही है भाई? अब बताएं ऊपर किसके वेपर्स बनेंगे, ए के या बी के या दोनों के? ऊपर वेपर्स किसके बनेंगे, ए के, बी के या दोनों के? क्या ऊपर वेपर्स ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? वजह? क्योंकि बी मौजूद है, बी की वजह से ए की क्वांटिटी भी कम होगी, ए के मोल्स भी कम हो गए, तो ए का प्रेशर भी कम होगा, यानी ये होगा सॉल्यूशन अबव ए। इस पी को हम कह रहे हैं सॉल्यूशन अबव ए, या सॉल्यूशन वेपर प्रेशर अबव सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर अबव सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर का प्रेशर पी है, बताइए इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, पी नॉट ए की या पी की? पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी। तो अगर मुझे चेंज इन प्रेशर निकालना हो, डेल्टा पी, इसको मैं बोलूंगा डिक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर का डिक्रीज पता करना हो, कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे? पी नॉट ए में से पी को माइनस कर देंगे, ऐसी है ना बेटा? लॉ ये कहता है कि जो पी है, प्रेशर अबव सॉल्यूशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर आप इसमें ए के मॉलिक्यूल बढ़ाते जाओगे सॉल्यूशन में, तो ऊपर पार्शियल प्रेशर क्या होता जाएगा? ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, अब प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, इज इक्वल टू आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है? प्योर ए का प्रेशर। तो किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर प्योर जो भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट है उसका प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उसके मोल फ्रैक्शन के। ये एक एक्सप्रेशन होती है रोल्स लॉ की। फिर उसके बाद रोल्स लॉ की एक और एक्सप्रेशन है कि एक्स ए और बी इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है, और अगर आप एक्स ए निकालोगे तो कैसे आएगा? 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह आप क्या रख दोगे? 1 माइनस एक्स बी। अच्छा, जब आप ये 1 माइनस एक्स बी रखेंगे, ये मल्टीप्लाई भी तो होगा अंदर। अच्छा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा पी नॉट ए, ब्रैकेट हटाओगे आप, तो पी नॉट ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, पी नॉट ए रहेगा। पी नॉट ए एक्स बी से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में माइनस है, ये एक्स बी को वहां ले जाओ, पी को यहां ले आएंगे।
तो पी नॉट एक तरफ रहेगा और पी और ये नहीं, हम लेकर जा रहे हैं पी नॉट ए इंटू एक्स बी उस तरफ, जो कि मल्टीप्लाई होकर उधर जाकर प्लस का हो गया, पी नॉट ए इधर ही है और पी यहाँ कर माइनस। ये किसके बराबर है? सही है, यानी डिक्रीज इन प्रेशर। अगर आपको प्रेशर का डिक्रीज पता करना है तो प्रेशर का डिक्रीज किसकी वजह से? ए की वजह से या बी के मोल फ्रैक्शन की वजह से? ये यानी गौर कीजिएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। जब आप इज इक्वल टू और कांस्टेंट मिला देते हैं तो क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनल का निशान। तो बेटा डिक्रीज इन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। यानी अगर आप इसमें बी बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर का डिक्रीज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी आपने दो चीजें हैं जो याद करनी है, रोल्स लॉ से। बेटा डेरिवेशन पूरी इसलिए मैंने करवाई है ताकि आपको समझ आ जाए, टेक्निकली याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। ऑल्दो याद करने वाली चीज ही है कि आपको प्रेशर पता होने चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर अबव सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, और डिक्रीज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ volatile solvent, mole fraction of non volatile solute, और ये क्या है? डिप्रेशन और डिक्रीज इन प्रेशर। और ये क्या कहलाएगा? प्रेशर अबव सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, एक सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो किसको ओबे करता है? रोल्स लॉ कहता है कि ये तीन बातें होना जरूरी हैं कि जो ए है, ए और बी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट ना हो। ए और बी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट ना हो, इसका मतलब है दोनों नॉन पोलर हो, क्योंकि अगर दोनों पोलर हुए अट्रैक्ट तो होंगे। एक भी पोलर हुआ अट्रैक्ट तो होगा। दोनों का क्या होना जरूरी है? नॉन पोलर। यानी रोल्स लॉ, आइडियल मिक्सचर कौन है, आइडियल सॉल्यूशन कौन है? जिसमें दोनों कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल होंगे। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो? फिर दोनों फिर नॉन वॉलेटाइल होने चाहिए। दूसरा, नो एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज आकर। बेटा एनर्जी चेंज भी तभी आएगा जब अट्रैक्शन होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी चेंज आता है। अब अट्रैक्शन ही नहीं है तो एनर्जी चेंज भी नहीं आएगा। नो चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम चेंज। डेल्टा वी आकर। अब आप कहेंगे सर वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? जरा गौर कीजिएगा, आपने इसमें 10 ml ए और 10 ml बी आपने ऐड किया, लेकिन बी इवेपोरेट नहीं हो रहा, ए इवेपोरेट हो रहा है। टोटल सॉल्यूशन कितने ml का बन गया? 10 ml ए 10 ml बी दोनों ऐड हो गए 20। पता चला सॉल्यूशन बना 19.8 ml। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। ए और बी में अट्रैक्शन थी तो उनके मॉलिक्यूल थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो गए।
उनमें गैप थोड़ा सा और कम हो गया। ए और बी में क्या थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी सारी बातों की एक ही जड़ है भाई, वो क्या है, क्या नहीं होनी चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो चेंज इन वॉल्यूम भी होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो चेंज इन एनर्जी भी होगी, दोनों चीजें होंगी। और ये तीनों अगर नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, एनर्जी चेंज भी नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज भी नहीं आ रहा, तो ऐसा सॉल्यूशन किसको ओबे करता है? और ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है? या आइडियल मिक्सचर। ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर आइडियल मिक्सचर या आइडियल सॉल्यूशन। नोट कर लें बेटा।
बेटा कॉपी कर लिया सबने? जी आगे कंटिन्यू करूं? अच्छा, ये जो आपने अभी पढ़ा था ना, ये वाला, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। अब चूंकि आप रिड्यूस सिलेबस में नहीं पढ़ा आपने, तो इसलिए बहुत से बच्चों को पता नहीं होता व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। क्या ये डिप्रेशन या डिक्रीज इन प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है, क्या ये सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं अभी इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही बताऊंगा। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। एक तो हमने प्रूव कर लिया रोल्स लॉ से। कौन सी? डिप्रेशन या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। एक्चुअली ये प्रेशर कौन सा है? वेपर प्रेशर है। आइडियल सॉल्यूशन के पॉइंट्स याद होने चाहिए भाई। कई बार ऐसा होता है बेटा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। आप ज़रा इन चारों की कनेक्टिविटी बनाए पहले तो। रोल्स लॉ वही ओबे करेगा जो कि नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर होगा, मतलब उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से एनर्जी का चेंज भी नहीं होगा, उसकी वजह से वॉल्यूम का चेंज भी नहीं होगा। इनमें से अगर एक भी बात होगी तो वो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल मिक्सचर नहीं है। अब जैसे मैं एक एमसीक्यू दे रहा हूं, आंसर आप बताएंगे।
आंसर बताइए। इनमें से कौन सा मिक्सचर आइडियल होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन ए नहीं? ए नहीं है तो क्यों नहीं? बी नहीं है तो क्यों नहीं? बेंजीन नॉन पोलर है ये तो पता है। अल्कोहल क्या होता है? पोलर होता है। फिनोल में भी OH क्या होता है? पोलर होता है। हेक्सेन नॉन पोलर है। बेंजीन और हेक्सेन दोनों क्या है? नॉन पोलर। दैट इज वाई ऑप्शन सी। ये आइडियल सॉल्यूशन वाले पॉइंट्स रिमूव कर दूं? Another MCQ. सवाल को बहुत अच्छे से समझना बेटा। जिन बच्चों का ना रोल्स लॉ समझ आया होगा ना वो ही इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दे देंगे। हमने ऊपर जो पढ़ा था उसमें सिर्फ कौन वॉलेटाइल था? अब इसमें वो क्या कह रहे हैं? ए भी वॉलेटाइल है, बी भी वॉलेटाइल। अब सोचो क्या आंसर है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा। क्योंकि P0 इंटू एक्स ए की वजह से हो गया प्रेशर, P0 भी एक्स भी बी की वजह से हो गया प्रेशर, तो उसका सम होगा।
आंसर आंसर ऑप्शन बी। नैफ्थलीन क्या है? ये तो इवेपोरेट नहीं हो रहा। क्योंकि एन हेक्सेन जो वो बी है, ये इवेपोरेट हो रहा है, ये इवेपोरेट जो इवेपोरेट होगा उसी के प्योर मल्टीप्लाई होगा उसी के मोल फ्रैक्शन में। जो इवेपोरेट ही नहीं हो रहा उसको तो नहीं काउंट कर सकते। सवाल समझ आ रहे हैं सबको? टॉपिक पर जितना गौर करेंगे एमसीक्यू उतना ही समझ आएगा। बेटा एमसीक्यू टॉपिक के एंड में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पूरे टॉपिक की समझ तभी आती जब आपको एमसीक्यू नज़र आते हैं। हाँ अच्छा, इसके सवाल ऐसे आएंगे। अब आप देख रहे हैं इसके सवाल के किस तरह के बन रहे हैं। अब मुझे एक लास्ट टॉपिक कवर करना है, दैट इज़, और बस उसमें हमें फैक्टर्स ही देखने हैं और कुछ नहीं, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या और कौन कौन सी हैं। रिमूव कर दूं ये ऊपर वाला एमसीक्यू? कौन सा? ये वाला? ये इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये वाला इवेपोरेट हो रहा है। इसको हेक्सेन को उन्होंने क्या बोला है कि ये बी है, और नैफ्थलीन को बोला ए। बी वाला इवेपोरेट हो रहा है, ए वाला इवेपोरेट नहीं हो रहा। जो इवेपोरेट होता है उसी के प्योर का प्रेशर मल्टीप्लाई वो उसी के मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है ना वेपर प्रेशर अबव सॉल्यूशन। समझ आई बात? यहाँ मैंने ये तो समझाया था, प्रेशर अबव सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो इवेपोरेट होगा। अब वो ए हो या बी हो, वो तो कुछ भी हो सकता है। अब चूंकि हमने रटा लगा होता ना कि हमें हमेशा लगता है वो ए ही होता है, ए ही थोड़ी होगा। हो सकता है ए इवेपोरेट ना हो रहा, बी इवेपोरेट हो रहा। समझ गए? और जब प्रोपोर्शनल लटाते हैं तो क्या आएगा, जो इवेपोरेट हो रहा है उसी का पी नॉट आएगा, उसी का प्रेशर आएगा। सही है? प्रोपोर्शनल लटाएंगे इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा, यहाँ पी नॉट ए आएगा। लेकिन यहाँ चूंकि प्रोपोर्शनल है बी के, तो यहां क्या होगा, फिर पी नॉट बी होगा ना। सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि 4 तरह की हैं। एक है डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन इनवर्स है। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे, सॉलिड पार्टिकल का मतलब इम्प्योरिटीज़ भी हो सकता है। अगर आप किसी प्योर सॉल्वेंट में इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो उन इम्प्योरिटीज़ के ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। यही वजह है कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अक्लमंदी देखी मरी में। जो पंजाब गवर्नमेंट है वो रोड्स पर बर्फ़बारी जब होने लगी थी उससे पहले रोड पर उन्होंने क्या डाला, सॉल्ट। ये दुनिया में जितने भी ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, यूएस, कनाडा, वहाँ जो सिटी गवर्नमेंट होती है, शहरी हुकूमत होती है, हमारे यहाँ तो नहीं है, कराची में है भी तो एक वो वहाब साहब है वो चला रहे हैं, सही है। तो सिटी गवर्नमेंट को ना बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज में सॉल्ट दिए जाते हैं, नमक के ढेर उनके पास होते हैं। और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है रोड पर आइसिंग नहीं होने देना। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, डिप्रेस बाय एडिंग सॉल्ट, सही है। तो आइसिंग कंडीशन क्रिएट नहीं होती। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और दूंगा। एक्चुअली उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया ना। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का मतलब यह है कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और है, वो आपने देखा होगा, एक वो कुल्फ़ी वाला आता है, उसके पास फ्रिज नहीं होती लेकिन कुल्फ़ी फिर भी जम जाती है उसके पास, क्योंकि उसने जो बॉक्स है उसमें बर्फ़ डाली हुई, बर्फ़ में क्या डाला हुआ, ढेर सारा नमक। वो बर्फ़ रात तक या शाम तक पिघलती नहीं है, सही है। अब एक और एग्जांपल है, पता नहीं कभी आपने ये प्रैक्टिकली देखा कि नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल पिकनिकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी आइस बॉक्स में बर्फ़ लेकर जाते हैं और नमक लेकर जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक जल्दी ठंडी हो जाती है उसमें, वरना बर्फ़ पिघल जाएगी, और उसके ऊपर गीली करके जो है वो कपड़े या बोरी वगैरह डाल देते हैं ताकि वो उसमें बर्फ़ क्या रहे काफ़ी देर तक वैसी की वैसी रहे, पिघले ना। एक लास्ट है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस भी किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल पर। अब बहुत से बच्चे हैं जिनको ऑस्मोसिस, क्योंकि मेडिकल के नहीं, उनको ऑस्मोसिस नहीं पता, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक होती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो एक खास साइज के मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देती है। अच्छा, इसके एक तरफ प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तरफ वाटर में सॉल्ट ऐड है। बताएं कहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ए या बी। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में, क्योंकि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल कम है, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, किसकी वजह से, सॉल्यूट बढ़ाते जाओ, तो ऑस्मोसिस भी बढ़ता जाएगा और इधर प्रेशर क्रिएट होता जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये प्रेशर भी किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, सही है। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ करेक्ट करनी थी, सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट, सही है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट। उन सॉल्यूट पार्टिकल को हम इम्प्योरिटीज कहते हैं, और ये कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 4। नोट कर लें। बेटा हमारा टॉपिक सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम शुरू कर रहे हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही है, अच्छी बात है ना, पढ़ भी लेंगे आप। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर 3 कम से कम 4 ना भी हो, चलो नॉमेनक्लेचर, चैप्टर 3, 5, 6 और 7 कम से कम ये 4। अगर 3, 5 और 6 भी हो गए तो भी सही है। ये डेफिनेशन रिमूव कर दूं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की,
दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में खत्म होगी।